जवाब दीजिए, हाँ या ना जवाब दीजिए। आखिर सबसे पहले ये सवाल बनता है कि आखिर बंगाल ही क्यों, आखिर बंगाल ही क्यों? सबसे पहला तो यही सवाल बनता है, क्यों नहीं भारत का विभाजन की बात से पहले, क्यों नहीं बंगाल का विभाजन की बात से पहले, भाई किस बात की बात, तो क्यों ना बिहार विभाजन, क्यों ना दिल्ली विभाजन? आपके मन में एक सवाल होना चाहिए। देखिए इस बात को समझिए कि बंगाल जिस बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल सिर्फ बंगाल का इलाका नहीं था साथियों। ये बांग्लादेश अपना हिस्सा हुआ करता था, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब भारत का हिस्सा हुआ करता था, राइट? जब हम बंगाल की बात करते हैं तो उस टाइम पीरियड में सिर्फ बंगाल नहीं आता था। अगर एक लाइन कहने मात्र से अगर आप बंगाल कहें तो बंगाल का मतलब होता था ये पूरा इलाका, पूरा इलाका। कहने का तात्पर्य है कि जिस बंगाल की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये समझिए कि जिस बंगाल की आप बात कर रहे हैं उस बंगाल में क्या क्या आता है। उस बंगाल प्रांत के अंदर में सबसे पहले तो आज का बंगाल वाला इलाका, आज का बंगाल वाला इलाका, आज का जो है उड़ीसा वाला इलाका, आज के इलाके से आप देखेंगे तो बिहार वाला इलाका, आज के इलाके से आप देखेंगे तो झारखंड वाला इलाका, आज के इलाके से आप देखेंगे तो झारखंड वाला इलाका, आज के इलाके से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा बांग्लादेश वाला इलाका, आज के हिसाब से देखेंगे तो असम का इलाका, असम का इलाका। तो जब ये सभी के सभी इलाके मिल जाते थे तब एक प्रांत बनता था और उस प्रांत का नाम था बंगाल प्रांत। मतलब बंगाल भारत का वो प्रांत हुआ करता था, बंगाल भारत का वो प्रांत हुआ करता था जिस प्रांत में आज का ये पूरा उड़ीसा आता है, आज का ये पूरा झारखंड वाला इलाका आता है, आज का ये पूरा पश्चिम बंगाल वाला इलाका आता है, आज का ये पूरा असम वाला दक्षिणी असम का इलाका आता है, आज का ये पूरा बिहार का इलाका आता है और आज का ये पूरा बांग्लादेश का इलाका आता है। ये जब सब मिल जाते थे तो सिर्फ एक प्रांत था बंगाल। बाद में बंगाल से बिहार होगा, बिहार से उड़ीसा होगा, उड़ीसा के बाद बिहार से झारखंड होगा, बांग्लादेश होगा और असम तो पहले अलग हो चुका था। यहाँ असम की जगह में दक्षिणी असम का इलाका देता हूँ, दक्षिणी असम का। तो अगर आप बंगाल को देखें तो अंग्रेजों ने बंगाल को क्यों चुना, अब इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का मूल बिंदु यही है कि आखिर बंगाल ही क्यों। तो सबसे पहला जो आपको नजर आ रहा होगा इन तमाम इलाकों के अंदर में कि सबसे पहले आपको जो नजर आ रहा होगा वो यही नजर आ रहा होगा कि आखिर बंगाल ही क्यों। जब साथियों हम बंगाल की बात करते हैं, तो इस बंगाल के अंदर में दो बड़ी बातें हैं। इस बंगाल में साथियों दो बड़ी बातें हैं। सबसे पहली बात जो हम बंगाल में करते हैं, वो बात ये होती है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसे माना जा सकता है? अब समझिए कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंग्रेजों ने आगे क्यों विभाजित किया? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत बंगाल जो साथियों था वो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। तो भाई छोटा प्रांत विभाजन होगा नहीं, विभाजन का होगा, विभाजन बड़ा प्रांत होगा और ऐसे परिस्थिति में सबसे बड़ा प्रांत हुआ। एक और बड़ी बात आई थी, आप जानते हैं कि भारत में जनगणना की बात करते हैं, आपको पता होगा भारत में आप जनगणना की बात करते हैं, सेंसस जिसे आप कहते हैं, जनगणना जिसे हम कहते हैं, सेंसस कहते हैं। आप जानते हैं कि सेंसस की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुई। उसके बाद दशकीय जनगणना 1881 में शुरू हुई। ये जो है पहली बार जनगणना हुई और यहाँ से दशकीय जनगणना भारत में शुरू हुई। दशकीय जनगणना का मतलब क्या? दशकीय जनगणना का मतलब है कि हर 10 वर्ष के बाद जनगना हुई। अब देखिए अभी भारत में अंतिम जनगणना 2011 में हुई, फिर 10 वर्ष के बाद 21 में रिपोर्ट लागू हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि दशकीय जनगना की शुरुआत 1881 में हुई। अब 1881 के बाद अगले 10 वर्ष के बाद होगा 1891 में होगा, फिर अगले 10 वर्ष के बाद होगा 1901 में होगा। हमको मतलब इस 1901 से है। ये जो 1901 का जनगणना है, इसी जनगणना की रिपोर्ट आई, इसी 1901 की जनगणना का रिपोर्ट आया और इस 1901 की जनगणना की रिपोर्ट में 3-4 चौंकाने वाली बातें आई। चौंकाने वाली बात क्या थी? सबसे पहले इस इलाके ने बताया कि इस इलाके की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 25% है। मतलब भारत पूरे भारत की आबादी 100 है तो अकेले बंगाल में 25 लोग रहते हैं। इस जनगणना की रिपोर्ट ने बताया कि बंगाल भारत की कुल जनसंख्या का 25% है। मतलब जो बंगाल की जनसंख्या है अगर पूरे भारत में 100 लोग रहते हैं तो अकेले 25% लोग कहां रहते हैं? बंगाल में रहते हैं। फिर भी सवाल उठता है कि क्या यही कारण था? नहीं दोस्त, दूसरा एक और कारण था। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा एक और पहलू था कि मुसलमानों की संख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा बंगाल में थी। मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा पूरे भारत में मुसलमान थे, उसके बाद 46% मुसलमान कहां हुआ करते थे? तो अकेले बंगाल में हुआ करते थे। और जब इतने बड़े संख्या में मुसलमानों की संख्या आएगी, इतने बड़े संख्या में जो मुसलमानों की संख्या आएगी तो कहीं ना कहीं मामला बड़ा होगा। दूसरा एक और पॉइंट था साथियों, वो पॉइंट ये था कि बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। बंगाल जो है साथियों जगह नहीं बचा है, अगले पेज पर लेते हैं। बंगाल जो है क्रांतिकारियों का, बंगाल ही क्यों? तो बंगाल जो है क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। तो एक तो क्रांतिकारियों का गढ़, और दूसरा मुस्लिमों की संख्या, तीसरा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, चौथा सबसे ज्यादा आबादी, पांचवा क्रांतिकारियों का गढ़। सबसे बड़ी बात, क्रांतिकारियों या राष्ट्रवादियों। हम अंग्रेज देख रहे हैं कि वो बंगाल जिस बंगाल पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं, वो बंगाल जिस बंगाल को क्रांतिकारियों का गढ़ कहा जाता है, वहां पर जो है काफी ज्यादा एक्टिवेशन हो गया, खूब सारे क्रांतिकारी एक्टिवेट हो गए। और एक्टिवेट होने का एक और कारण ये भी था कि बंगाल जो है सेंट्रल हुआ करता था, सारे नेता जो बंगाल से आते थे। दूसरा एक और पक्ष, इस समय बंगाल का जब विभाजन हो रहा था, इस समय बंगाल के जो वायसराय थे वो बंगाल के वायसराय, भारत के वायसराय कह रहा हूं, उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था 1899 से लेकर 1905 के बीच में। साहब ये लॉर्ड कर्जन ने अपने जीवन काल के अंदर में खूब सारे अच्छे काम किए, सब बहुत अच्छा काम किया, भारत के लोगों के लिए खूब अच्छा काम किया। लेकिन जब आप आगे की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई विवादास्पद कैसे लिखा जाए, मैं जिसका देता हूं, जैसे सबसे विवादास्पद फैसला, कौन सा फैसला माना जाता है? तो बंगाल विभाजन का फैसला माना जाता है। इन्होंने देख लिया कि अगर भारत पे अगले कुछ साल आया उसे हम क्या कहते हैं? फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो मतलब वो बंगाल जो भारत की एकता करती था, वो बंगाल जहां सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, वो बंगाल जो क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों का था, वो बंगाल जिसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे भूमिका निभाई, वो बंगाल जहां सबसे ज्यादा नेता हुआ करते थे, वो बंगाल जो हमारे आंदोलनों का अग्निदूत हुआ करता था, उस बंगाल को उन्होंने इसलिए विभाजन करने का प्लान बनाया क्योंकि मन में बात बैठ गया कि बंगाल राष्ट्रवादियों का है और अगर भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना है, क्योंकि इस व्यक्ति ने बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य क्या था? इस बंगाल विभाजन करने का एक लाइन में कोई पूछे तो उद्देश्य क्या था? इस बंगाल विभाजन का उद्देश्य था कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। कई बार एग्जाम में पूछा है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्यों किया? तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य बस इतना ही था कि राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे, वो चाहते थे कि भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन है वो कमजोर हो। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है उद्देश्य में लिखा जाता है। हम समझते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना इस बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य है। बंगाल विभाजन के बैकड्रॉप की कहानी रखना चाहेंगे तो बंगाल विभाजन की कहानी पीछे चलेंगे। मामला क्या समझिए, ये कहानी की शुरुआत 1905 से पहले 1903 में हुआ करती थी। 3 दिसंबर 1903, एक डेट है साथियों, 3 दिसंबर 1903। 3 दिसंबर 1903 को बंगाल के गृह सचिव हुआ करते थे रिजले, बंगाल के गृह सचिव हुआ करते थे रिजले। इनका नाम सभी लोग बता बॉक्स में, इनका नाम कमेंट करके महत्वपूर्ण है। वहां के गृह सचिव हुआ करते थे रिजले और उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया और वो प्रस्ताव क्या था? वो बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव था। 3 दिसंबर को रिजले ने विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। अब जब ये प्रस्ताव आया अंग्रेजों के सामने पेश किया, जब ये प्रस्ताव पेश किया तो उसने बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे एंड्रू फ्रेजर। जब ये प्रस्ताव आया साथियों तो इस प्रस्ताव को समर्थन दिया, इस प्रस्ताव को समर्थन किसने दिया? इस प्रस्ताव को समर्थन दिया बंगाल के उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर उनका नाम क्या था? एंड्रू फ्रेजर हुआ करता था, एंड्रू फ्रेजर। और इनके साथ साथ बंगाल के वायसराय हुआ करते थे, कर्जन। 3 दिसंबर को पहली बार 3 दिसंबर 1903 को गृह सचिव ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया और जब बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश हुआ इसको समर्थन किसने किया? इसको बंगाल का समर्थन दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय एंड्रू फ्रेजर वायसराय लॉर्ड कर्जन। और उन्होंने इसके पीछे उत्तर दिया, विभाजन का उत्तर दिया, विभाजन के जो कारण बनाए, या यूं कहें कि विभाजन के जो कारण बनाए साथियों, विभाजन के जो कारण बनाए, उन्होंने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है, बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत है और बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी है, इस कारण इसको अच्छे से चाह नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हमें जो है प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने कहा कि हमें प्रशासनिक
प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब ये कॉमन सेंस की बात है, आप कॉमन सेंस की बात करिए, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कल मुख्यमंत्री बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया, उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना दिया, बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, झारखंड का बना दिया, असम का मुख्यमंत्री बना दिया और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना दिया। अब इतना बड़ा जो उनको सारा मिल जाएगा, तो आप मुझे बताइए क्या नीतीश कुमार के लिए इतना आसान होगा? क्या नीतीश कुमार जितना बिहार चला रहे हैं, क्या उन्हें सब कुछ चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ेगा और इसलिए बिहार का क्या कर दिया, बिहार का कर दिया कि प्रशासनिक कठिनाई हो रही है, हम इसका सुचारू रूप से संचालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि सुचारू रूप से संचालन के लिए, सुचारू रूप से संचालन के लिए, सुचारू रूप से संचालन के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य है। बंगाल का विभाजन अनिवार्य है। तो अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों ने लोगों को बताया, भारत के लोगों को बताया, वो भारत के लोगों को बताया, हम जान नहीं पाए ठीक से, इसीलिए हमको करना है। लेकिन मामला तो उद्देश्य तो पीछे की बात तो पीछे की बात थी कि बंगाल का विभाजन से बंगाल क्रांति होगा, बस बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन किया और आगे देखिएगा बंगाल विभाजन कर दिया, राष्ट्रीय आंदोलन किया हो जाएगा, क्रांतिकारी और लड़ाई लड़ेंगे, भारत के अंदर राष्ट्रवादी कमजोर पड़ जाएंगे और फिर 100 साल तक हिंदू मुसलमान को मार लेंगे, फिर 100 साल तक शासन कर देंगे। अब मैं इसलिए ऐसा कहना चाहता हूं कि आप इसी को समझिए, दो बातें बंगाल विभाजन का, अगर विभाजन की बात करें, अगर विभाजन की बात करें तो तीन तरह के दिए, एक जो तक अंग्रेजों ने दिए, एक जो तक अंग्रेजों ने दिए, एक जो तक इतिहासकारों ने दिए, एक जो तक इतिहासकारों ने दिए और एक जो वास्तविक था, एक जो तीन तरह की बातें हैं बंगाल विभाजन को लेकर, ध्यान से समझिएगा। एक तक जो अंग्रेजों ने दिया, अंग्रेजों ने क्या बताया, अंग्रेजों ने बताया कि प्रशासनिक कठिनाई हो रही है, हम प्रशासन को नहीं चला रहे हैं, ये बताया ना, इन्होंने कहा कि हमें प्रशासनिक कठिनाई हो रही है, इन्होंने कहा कि हम प्रशासन नहीं चला रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है। दूसरा, अगर हम बात करें अंग्रेजों की प्रशासनिक कठिनाई, दूसरा बात है इतिहासकारों ने क्या कहा, इतिहासकारों ने कहा साथियों, राष्ट्रवादी मतलब इतिहासकारों ने क्या कहा, इतिहासकारों ने कहा कि धार्मिक आधार पर विभाजन किया है, इन्होंने धार्मिक आधार पर विभाजन का तर्क दिया, धार्मिक आधार पर विभाजन का पूरे इतिहासकारों ने बनाया और उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर विभाजन हुआ, भाषाई आधार पर विभाजन हुआ। जबकि वास्तविक तर्क क्या है, वास्तविक तर्क यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना पहला। दूसरा तर्क क्या है, क्रांतिकारियों का दमन करना। और ये दो बड़े कारण हिंदू मुस्लिम के बीच हिंदू कारण वही है, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवादी भावना मजबूत हुई थी, राष्ट्रवादियों को राष्ट्रवादी भावना कमजोर करना, राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रवाद को कमजोर करना, ये देख सकते हैं। लेकिन एक मैं आपका इशारा लगा रहा हूं अंग्रेजों का व्यक्ति है जो कि लड़ करना है, लोग एक बार मैंने इसको कहा कि मैं विभाजन के खिलाफ हूं। नो सर, सर बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। दिल्ली किसी कोचिंग का नाम मत दीजिए भाई, दिल्ली की कोचिंग से हम तैयारी किए हैं, इतना आराम से नहीं पढ़ाया, हम ज्यादा आराम से पढ़ाते हैं भाई, कोई अच्छी बात नहीं है, हम तो सुस्ता कराते हैं। और लेकिन हाँ एक बात तो है, रेगुलर में क्लास होता है, लेकिन एक बात है जो पढ़ा देंगे ऊपर मास्टर का आशीर्वाद, उससे शायद ही कोई प्रश्न आपका परीक्षा में छूटेगा। ठीक है, तो अब आते हैं आगे की बात करते हैं, तो बेसिक बात होगी। अब आखिर आपको ना बंगाल बंगाल आप सुन रहे हैं, लेकिन मैंने तीन चीजें बताई। अंग्रेजों ने क्या कहा कि हमें प्रशासनिक कठिनाई हो रही है, ये कहा अंग्रेजों ने। तो जब अंग्रेजों को प्रशासनिक कठिनाई हो रही है तो आखिर प्रशासनिक कठिनाई का मामला क्या है, उसको भी देख लेते हैं। हम सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं, हम सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं। ये आपका बंगाल है, बिहार वाला इलाका है, उड़ीसा वाला इलाका है, पूरा बांग्लादेश का इलाका है, पूरा बांग्लादेश का इलाका है, ये पूरा असम का इलाका है, ठीक है, असम का इलाका है। तो ध्यान में बर्दाश्त कर लीजिए। अब मामला समझिए क्या है, इसका पूरा मामला समझिए। उन्होंने बंगाल को जब विभाजित किया, उन्होंने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। इस इलाके का नाम क्या रखा, इस इलाके का नाम रखा पूर्वी बंगाल, और ये इलाका सिर्फ और सिर्फ बंगाल था। तो आप समझिए, तो ये हमारे साथ रहा नहीं बहुत सारा पार्ट, तो इसलिए इसको पश्चिम बंगाल कहा जाता है। हालांकि एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में इंटरव्यू में रहेगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है बंगाल, ये तो पूरब है ना, ये बंगाल भारत का पूरब है और ये इधर का पश्चिम है, तो फिर इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल इसलिए कहा जाता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो पूर्वी बंगाल उन्हें चल गया, बांग्लादेश चला गया, इसलिए हम इसको ये जो हमारा बंगाल बचा, हमारा बंगाल भले ही भारत के पूर्वी कोनों पर है, ये कहां पर है? भारत के पूर्वी छोर पर है, लेकिन फिर भी इसको किस नाम से जानते हैं? पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी बात करें ये बंगाल। इस बंगाल की जब बात करेंगे तो ये जो बंगाल है साथियों, इस बंगाल की राजधानी कहां थी? तो ये बंगाल की राजधानी कहां थी? तो बंगाल की राजधानी थी कलकत्ता में। कहां राजधानी थी? इसको ऐसे लिखते हैं, जगह कम है, कलकत्ता हुआ करती थी। एक बात और मजे की थी कि बंगाल की राजधानी भी कलकत्ता और भारत की राजधानी भी कलकत्ता थी। भाई देश की राजधानी उसमें कलकत्ता थी, बाद में दिल्ली बनेगी, तो भारत की राजधानी कलकत्ता और बंगाल की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। और ये जो पूर्वी बंगाल का इलाका था, इस पूर्वी बंगाल की राजधानी की अगर बात करेंगे तो इस पूर्वी बंगाल की राजधानी उन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया ढाका को, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, समझ रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सबसे पहली बात भाई कि क्षेत्रफल की बात कही। उन्होंने कहा कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है साथियों? 1,89,000 वर्ग मील, स्क्वायर किलोमीटर। इतना बड़ा इलाका है ये, इतना बड़ा इलाका चला पाना बड़ा मुश्किल काम है, पहला। दूसरा उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात थी, दूसरा उन्होंने जनसंख्या के ऊपर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत की कुल जनसंख्या का 75-25% है, और जनसंख्या में देखिए मामला क्या है भाई, इसकी पूरी जनसंख्या की अगर बात करें तो इधर वाला जो इलाका है वो इलाके की पूरी जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख हुआ करती थी, 3 करोड़ 10 लाख, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं 3.10 करोड़ का मतलब सीआर। अब जब ये विभाजन हो गया तो 3-10 सीआर में अगर आप बात करें तो यहां पे दो तरह की जनसंख्या है। एक जनसंख्या जो हिंदुओं की है, वो हिंदुओं की है 1.2 सीआर, मतलब 1 करोड़ 20 लाख यहां पे कौन है? तो 1 करोड़ 20 लाख यहां पर हिंदू हैं। उसी प्रकार से यहां 1 करोड़ 80 लाख कौन है? 1.1 करोड़ का मतलब कितना हो गया? 1 करोड़ 80 लाख यहां कौन है? तो 1 करोड़ 80 लाख यहां मुस्लिम है। तो मुझे एक बात बताइए कि वो पूर्वी बंगाल, जिस पूर्वी बंगाल की जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख है, 1 करोड़ 20 लाख हिंदू है, 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान है, तो अगर मुझे कहना होगा तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? तो मैं इसको कह सकता हूं कि नहीं, मुस्लिम बहुल इलाका या मुस्लिम बहुल प्रांत, मतलब ये ऐसा इलाका है जहां मुसलमानों की संख्या बहुसंख्यक है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। यस और नो, यस और नो, यस सर। एक भाई पूछेंगे भारत की जनसंख्या कितनी थी? भारत की जनसंख्या लगभग 25.2 करोड़ थी, और लगभग 8 करोड़ यही जनसंख्या थी, आप किताबों में पढ़ेंगे 7.8 मिलियन देता है, तो 28 मिलियन देता है, तो इस हिसाब से देखेंगे लगभग 8 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। सॉरी, बंगाल की जनसंख्या पूरे भारत की 25.2 करोड़ जनसंख्या थी, वो थोड़ी। तो ये क्लियर हो गया कि ये वाला जो प्रांत है ये कौन सा प्रांत है? तो मुस्लिम बहुल प्रांत है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस इलाके की जनसंख्या की बात करें, इस इलाके की जनसंख्या की बात करें, तो ये जो इलाके की जनसंख्या थी 5.4 करोड़, यानी 5 करोड़ 40 लाख, 5 करोड़ 40 लाख। इस जो 5 करोड़ 40 लाख है इसमें भी दो पक्ष हैं, एक हिंदू पक्ष और एक मुस्लिम पक्ष। अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो 4.2 करोड़ जो है यहाँ पर हिंदू हुआ करते थे, मतलब 4 करोड़ 20 लाख हिंदू, और 0.9 करोड़ यानी 90 लाख यहाँ कौन थे? मुस्लिम थे। तो मुझे एक बात बताइए कि हिंदू बहुल कहेंगे इस इलाके को या मुस्लिम बहुल कहेंगे इस इलाके को? इस इलाके को हम क्या कहेंगे? हिंदू बहुल प्रांत कहेंगे। यस और नो, इसको क्या कहेंगे? हिंदू बहुल प्रांत कहेंगे। तो अब मुझे बताइए कि अंग्रेजों ने तो एक बहाना दिया कि हम प्रशासनिक आधार पर बांट रहे हैं, लेकिन जो इतिहासकार थे उन इतिहासकारों ने कहा कि विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ है, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करने का प्रयास है, तो क्या ये सही है या नहीं है? उन्होंने तो कारण बताया, उन्होंने तो कारण बताया कि हम प्रशासनिक आधार पर है, लेकिन क्या ये आंकड़े देखकर आप नहीं कह सकते हैं कि धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया है, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करने का प्रयास किया गया है? यस, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, यस और नो। कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
हाँ या ना जरा कमेंट करके बताइए कि यस और नो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कर सकते हैं। यस सर, ठीक है मेरे भाई, यस सर मान लिया, हाँ ठीक है भाई। देश में आज हमारे भारत देश में किस आधार पर प्रांतों का बंटवारा हुआ है? आंध्रा बोलने वाले आंध्र प्रदेश में, बंगाली बोलने वाले बंगाल में, मद्रासी बोलने वाले मद्रास में, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में और गुजराती बोलने वाले गुजरात में है। कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्तों, कहने का तात्पर्य बड़ा सीधा और सरल है कि भाई साहब भारत के अंदर में आज भी भाषाई आधार पर ही विभाजन है। और आपको याद होगा कि जब देश आजाद हुआ था तो देश में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन मांगा था। पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। फिर लास्ट 1956 में कानून लागू हो गया और भारत में नियम बन गया कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। अब आप कहेंगे भाषा क्यों? तो भाषा वो एक गहन शक्ति है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। भाषा ही वो शक्ति है जो लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से इकट्ठा रहते हैं। ठीक है जी, मामला क्या था समझिए। इतिहासकारों ने कहा कि भाषाई आधार पर विभाजन हुआ। ठीक है, समझिए क्या मामला था। ये जो 5.4 करोड़ थे, अच्छा मुझे बताइए कि पहले जब बंगाल हुआ करता था, जब पूरा बंगाल था, तो इस पूरे बंगाल की भाषा क्या थी? पूरे बंगाल की भाषा क्या थी? बंगाली। सबसे ज्यादा लोग किस भाषा के थे? बंगाली भाषा के थे। बंगाल प्रांत का मतलब ये सबसे ज्यादा उस समय प्रोमिनेंट, तो जरूरी नहीं कि हिंदी बोलने वाले नहीं भाई। बिहार था उसके अंदर हिंदी लोग बोलते थे, भोजपुरी बोलते होंगे, मलयाली बोलते होंगे, अंगिका बोलते होंगे, उड़िया बोलते होंगे, हिंदी बोलते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बंगाल में कौन सी भाषा सारे पूरे बंगाल में बोली जाती थी? वो बांग्ला हुआ। ठीक है, अब समझिए मामला क्या था। इस पूरे बंगाल की जो भाषा है, संपूर्ण बंगाल की जो प्रोमिनेंट भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? सबसे ज्यादा कौन थी? बंगाली। लेकिन भाई जब दोनों तरफ आप बांट देंगे तो बहुत सारा बंगाली बोलने वाला लोग इधर चला जाएगा, बहुत सारा लोग इधर आ जाएगा, कहीं ज्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। अब इनका खेल आपको समझाते हैं, खेल समझिए क्या है इनका। यहां पे 3.7 करोड़ लोग बचे और 1.7 करोड़ लोग बचे, दो भागों में लोग बच गए। ये जो 3.7 करोड़ वाले लोग हैं ये बंगाल में हिंदी और उड़िया बोलने वाले लोग हैं। और ये जो 1.7 करोड़ लोग हैं ये बंगाली बोलने वाले लोग हैं। अब समझिए कि इतिहासकार यहां से क्या समझाना चाहता है आपको। इतिहासकार का कहना है कि वो बंगाल जहां की भाषा बंगाली, वो बंगाल जहां पर सबसे ज्यादा बंगाली भाषा बोली जाती थी, जब विभाजन किया अंग्रेजों ने तो उन्होंने देखा कि भाषा को कमजोर करो। अब मान लीजिए आपको मराठी के साथ रह देता, अच्छा संबंध चल पाएगा, आप एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। मान लीजिए कि आप एक आंदोलन कर रहे हैं, 1905 इसी दिन विभाजन का प्रस्ताव पेश हुआ। कहां पेश होगा? अंग्रेजों की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। दूसरा डेट है आपका 20 जुलाई, अगले ही दिन आनंद फानन में, चूंकि कर्जन ने तो तय कर लिया था कि कर्जन बोला कि हम तो विभाजन करेंगे ही, और अगले ही दिन प्रस्ताव पारित हुआ। अब इस प्रस्ताव के विरोध में भारत के नेताओं ने बैठक बुलाई और वो बैठक बुलाई गई 7 अगस्त 1905 को। और ये बैठक बुलाई गई 7 अगस्त 1905 को, इसको कहते हैं टाउन हॉल बैठक। और ये कहां बुलाई गई? कलकत्ता नहीं होगी, बंगाल की राजधानी कलकत्ता। चौथे नंबर पर 16 अक्टूबर 1905 इस दिन विभाजन प्रभावी होगा। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सवाल क्या है? अंग्रेज इतने मजबूत थे, 20 जुलाई को उन्होंने क्या किया? 20 जुलाई को उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया, तो 21 जुलाई से लागू कर देते। वो 20 जुलाई से सर अगस्त नहीं अक्टूबर लेके गए। सोचिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना बाद क्यों लागू किया? आपके मन में सवाल आना चाहिए, 4 महीना क्यों भाई इतना देर से लागू किया? क्या मामला था? तो मामला इतना था कि जो नीति होती है वो किसी चीज को लागू कर दिया, बता दिया कि हम फलाना लागू करेंगे। मान लीजिए कि लोग विरोध कर रहा है भारत में, खूब ज्यादा विरोध हो रहा है, और खूब ज्यादा विरोध हो रहा है तो वैसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा? हम उसको वापस लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? अंग्रेजों को वापस लेंगे। अंग्रेजों का ये तरीका होगा कि किसी चीज को लागू करने के महीना बाद लागू होगा ताकि भारत का लोग विरोध करें, और भारत का लोग विरोध करेगा तो क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में ये उसको वापस ले लेते। ठीक है, यहां तक समझ में आई। अब ये तो कलकत्ता में ये बैठक हुई, इस बैठक का नेतृत्व किसने किया? इस बैठक का नेतृत्व किसने किया? तो साथियों नेतृत्व किया सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। सभी लोग इस नाम को याद कर लीजिएगा, बहुत जगह लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर एक नाम पूछे तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दो नाम पूछे तो इनके साथ आप ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं भाई, तो आप ले सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, लेकिन आप नेतृत्व में इनका ही नाम रखिए। अब साथियों क्या होता है कि जब इस दिन विभाजन प्रभावी हो जाता है तो इसमें बैठक होती है, और इस बैठक में क्या होता है? इस बैठक में आगे बढ़ाऊंगा मैं, जब आंदोलन करेंगे उस बैठक में फैसला होता है कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और यहाँ पर क्या फैसला होता है? दो फैसले होते हैं कि हम स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन चलाएंगे। स्वदेशी एवं बहिष्कार अंग्रेजों के खिलाफ। अलग से टॉपिक है, ये अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, इसको हम हिस्ट्री नहीं करेंगे, इसको अलग छोड़ दीजिए। तो ये टाउन हॉल की बैठक होती है। अब जब विभाजन प्रभावी होता है तो भारत के नेता नाराज हो जाते हैं, और जब भारत के नेता नाराज होते हैं तो जब 16 अक्टूबर आता है जिस दिन से विभाजन प्रभावी होना है, तो अक्टूबर 1905 कई नामों से इसे मनाया जाता है। सबसे पहले 16 अक्टूबर एग्जाम में पूछा किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये शोक दिवस के रूप में, मौलिक डे के रूप में मनाया जाता है। दूसरा पूछा किस दिवस में? मैत्री दिवस के रूप में। हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को मित्र बताया, मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने सुना होगा हिंदू और मुसलमानों ने गंगा नदी में डुबकी लगाकर एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी। और ये रक्षाबंधन दिवस किसके कहने पर मनाया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर एग्जाम में पूछता है कि किसके कहने पर मनाया? तो रविंद्रनाथ टैगोर पर। और चौथा मास यूनिटी डे यानी जन एकता दिवस के रूप में मनाया गया। मास यूनिटी डे यानी जन एकता दिवस के रूप में मनाया गया, और ये भी किसके कहने पर? रविंद्रनाथ टैगोर के ही कहने पर मनाया गया। तो इस तरह से बंगाल का विभाजन था, वो अंततः अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन लागू कर दिया। और बंगाल का विभाजन लागू हुआ उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर थे। सचिव कौन थे? तो विजय लिखवाया आपको, विजय इस बात को ध्यान रखिए। अब यहां से बिहार स्पेशल का ये पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब ये जब फैसला हुआ तो इसी समय 1904 में, इसी समय स्वदेशी और बहिष्कार के समय पढ़ाऊंगा, ये अलग से टॉपिक आएगा, वहीं स्वदेशी बहिष्कार का गोल्डन लीग की स्थापना, एक लाइन है कि गोल्डन लीग की स्थापना की कहां की गई थी? तो झारखंड में की गई, उसमें बिहार हुआ करता था। आज वो झारखंड देवघर में किया गया था ना, उस समय हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और इस प्रकार से बंगाल का विभाजन हो गया। अब बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है। अब बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग नाराज हो गए, अलग अलग लोगों ने स्टेटमेंट दिया, अंग्रेजों ने ठीक नहीं किया, हमारे बंगाल को विभाजित कर दिया, अच्छा कदम नहीं है। तो सबसे पहला जो कथन है वो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा बंगाल विभाजन का अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल है। सॉरी, ये महात्मा गांधी ने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा विभाजन, बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। ये कथन कैसा है? तो पूरा नाम नहीं दूंगा, गोखले लिख दे रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा, महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का वास्तविक पुनर्जागरण, महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ। तो ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। भारत का, देखिए थोड़ा क्लास लंबा हो रहा है भाई, लेकिन क्या करिएगा, थोड़ा जरूरी टॉपिक है, धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूं। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ, ये कथन है साथियों महात्मा गांधी। तीसरा कथन लेते हैं। तीसरा कथन आपको याद होगा, वो है बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, ये भी गोखले ने कहा था। बंगाल विभाजन हमारे घाव पर। एक और कथन है चौथा,
विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह ऊपर से आकाश में से लाइट गिरता है, उसको क्या कहते हैं? वज्र कहते हैं या बम कहते हैं। तो उसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर, ये किसने कहा? तो ये दिया सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। उसके अलावा बात करें पांचवां स्टेटमेंट, तो पांचवां स्टेटमेंट होमफुल फुल्लर का है। उसने कहा हिंद भारत में मेरी दो बेगमें हैं, मुझे मुस्लिम बेगम प्रिय है। बहुत ज्यादा भारत में मेरी दो पत्नियां हैं और मुस्लिम पत्नी मुझे बेहद प्रिय है। तो ये भी जो है स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर में पूछा है, ठीक है। तो भारत में मेरी दो पत्नियां हैं, अगला जो है वो है कि भारत में मेरी दो पत्नियां हैं, भारत में मेरी दो पत्नियां हैं, मुस्लिम पत्नी या मुस्लिम बेगम मुझे बेहद प्रिय है। ये कथन किसका है? तो अभी मैंने बताया फुल्लर, फुल्लर। ये कौन थे? तो पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके अलावा एक और कथन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो कौन सा है? वो कथन संयुक्त बंगाल की शक्ति है और बंगाल विभाजित बंगाल कई राज्यों को चलेगा। ये हमें संयुक्त बंगाल की शक्ति है, संयुक्त बंगाल की शक्ति है।